जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैंने शुरू किया है सुपर 30 का क्लास, जिसमें चलने वाला है 30 क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से डिस्कशन। आज हम लोग शुरू करेंगे एसएससी से, यानी सोशल साइंस से। क्लास 10th के लिए 2026 में आग लगाने वाला क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए मैं डायग्राम बनाया हूँ। देखो, मान लो ये पृथ्वी हमारी गोल है। अब इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं और इसको 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर ऊपर वाले को और नीचे का 0 डिग्री अक्षांश। चूँकि मुझे समझाना भी रहता है, इसीलिए 30 क्वेश्चन में देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा भारत ना यहाँ पे अवस्थित है, ठीक। यहाँ पे देखो ना, यहाँ से अगर देखा जाए विषुवत रेखा, तो यहाँ धरती को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर भी धरती को एक पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है। तो हमारा भारत यहाँ है, तो यहाँ से उत्तर हो गया उत्तरी गोलार्ध में और यहाँ से पूरब। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था। इसका कारण था औपनिवेशिक शोषण। औपनिवेशिक शोषण का मतलब ना, अंग्रेज हमारे यहाँ औपनिवेश यानी छोटे छोटे कॉलोनी बनाकर यहीं पे अधिकार कर लिए थे, लोगों को गुलाम बना लिए थे। तो इसीलिए औपनिवेशिक शोषण को दूर करने के लिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय का मुख्य कारण था। तभी ना यहाँ के लोग लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गांधी जी भारत कब लौटे। गांधी जी भारत कब लौटे और लौटे कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा ना। दक्षिण अफ्रीका गए थे, चूँकि वकील थे, एक अब्दुल्ला नाम का सेठ था, उसी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो उधर से लौटे भारत में 1915 को। और तारीख कौन सा था? तो 9 जनवरी, याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे भारत, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन पूछ दे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके किताब से ही क्वेश्चन बनेगा। तो 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी 1915 को भारत गांधी जी लौटे थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष, इसको बना लीजिएगा, किस वर्ष शुरू हुआ। किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन ना शुरू होता आपका 1920 में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक चला था। कब तक? 1922 तक। इसी को ठप कर दिया था, चौरी चौरा कांड घटित हुआ, बस गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया, ठीक ना। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। रॉलेट एक्ट आप सब पढ़े होंगे, इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। यह ना 1919 में, मार्च 1919 में इसको लागू किया था, है ना, लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। 5 का आंसर डी। इसी के विरुद्ध में ना जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च, ठीक ना। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 का बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। लागू पूछ रहा है, लागू। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इसी दिन प्रथम गणतंत्र दिवस मनाए थे हम लोग, झंडा फहराया गया था, इस दिन लागू हो गया था। लेकिन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। अंगीकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। इस दिन अंगीकृत कर लिया गया था, अपना लिया गया था। लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी को। तो क्वेश्चन का टर्मिनोलॉजी यानी भाषा समझ के तब आंसर देना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। आदर्श पूछा है, याद रखिएगा। तो हमारे भारतीय संविधान में आदर्श 4 है। और वो 4 आदर्श कौन है? 4 आदर्श, तो पहला है, याद रखिएगा, न्याय।
फिर दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर तीसरा है समानता, समानता। और चौथा है बंधुत्व। है कि नहीं? इतना बात किया गया उसमें आदर्श के तौर पे। यही 4 को आधार मानकर प्रस्तावना को आधार बनाया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। शुरू में जब लागू हुआ था ना तो उस समय 7 था। अभी हमारा मौलिक अधिकार 6। 1944 में ना एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। 1944 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, एक मौलिक अधिकार को। इसीलिए अब कितना रह गया है? 6। लेकिन शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। तो अभी पूछ रहा है अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूचना का अधिकार RTI, इसको ना RTI शॉर्ट में लिखते हैं। R से राइट, T से टू, I से इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ जैसे दवाई पे क्या चीज़ का दवाई है, क्या क्या कितना चीज़ डाला गया है। मान लो ऐसे ही दवाई दे दिया जाए तो कोई लेगा नहीं। ये सब इंफॉर्मेशन ही तो देता है ना उस पर, जितना भी टैग वगैरह लगा हुआ रहता है। तो ये लागू हुआ हमारे भारत में 2005 से। इसका आंसर याद रखिएगा 2005। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति लाने का मतलब हुआ था कि कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी अनाजों की उत्पादन को बढ़ाना, जैसे गेहूँ, चावल, इस सब की उत्पादकता को बढ़ाना। पहले बहुत कम गेहूँ चावल का उत्पादन होता था, लेकिन अब तरह तरह के खाद वगैरह ये सब आ गया है, यूरिया वगैरह, तो उसमें बहुत अच्छे से उत्पादन हो जाता था। तो हरित क्रांति यानी हरा क्रांति। गेहूँ धान कैसा होता है? हरा ही तो होता है ना, हरियाली छा जाता है जब होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? चलो बताओ। मैं बताया हूँ प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि यानी खेती, द्वितीय क्षेत्र में आता है कारखाना यानी फैक्ट्री, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवा दिया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में कारखाना वगैरह आएगा, सॉरी कारखाना बना लेना इसको, कारखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कारखाना, सी। 12 का सी, कारखाना ना आता है। कृषि तो प्रथम में आ जाएगा। खनन, खनन जो है ये भी प्रथम में आ जाएगा। पशुपालन, पशुपालन भी प्रथम में आ जाएगा, है ना। द्वितीय क्षेत्र में कारखाना आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? अभी बताया ना सेवा क्षेत्र यानी जो तृतीय सेक्टर में जाए। तो खेती में सेवा क्षेत्र आता है ना, ये प्रथम क्षेत्र में आएगा। कपड़ा मिल, इस कारखाना है। दूसरा का आएगा खदान, इसमें भी ये भी प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। कल कारखाना प्रथम क्षेत्र में, ठीक। और बैंक में होते हैं जो लोग, वो सेवा देते हैं ना, सेवा के रूप में काम करते हैं। आप गए चेक बजाने, रुपया निकालने, तो वो जो भी अधिकारी होते हैं वो सेवा देते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बैंक। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण शिक्षा है? नहीं, शिक्षा से तो आदमी आगे बढ़ता है। उद्योग लगेगा तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। निर्यात यानी किसी भी सामान को बाहर भेजना किसी और देश में, तो इससे भी बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन अधिक अगर जनसंख्या हो जाए, इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, जैसे अभी हुआ है ना, भारत अभी जनसंख्या में 1 नंबर पे है। जिस दिन 2011 के अनुसार तो 2nd नंबर पे है, लेकिन अब 2026 में शायद होगा जनगणना तो 1 नंबर पे आ जाएगा जनसंख्या में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन है? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकारी नौकरी। संगठित क्षेत्र ना मतलब जिसमें सरकार के नियमों के अनुसार काम किया जाए ना, नियम जिसमें लागू हो, एकदम सही तरीके से काम किया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि वैश्वीकरण का मुख्य लाभ क्या है? वैश्वीकरण का मतलब होता है ना कि एकदम ओपनली, है ना, यानी बाजार का विस्तार।
वैश्वीकरण, जैसे मान लो वैश्वीकरण का नियम अपने देश में लागू हो जाए तो बहुत सी कंपनी फ्री में ज़मीन दोगे तो आ जाएगी कि चलो भाई फ्री में ज़मीन का भाड़ा देना नहीं है, उस देश में भारत में हम अपना कंपनी बनाएंगे। तो इसके लिए मतलब क्या होता है, बाज़ार का विस्तार करना, बाज़ार को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य लाभ क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य लाभ होगा कि कई देशों में उत्पादन। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एकदम इंटरनेशनली लेवल का अगर कंपनी आएगा भारत में तो वो क्या करेगा, कई देशों में उत्पादन करके भेजेगा अपने सामानों को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कई देशों में उत्पादन। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है टी, इसको सुधार कर लेना, TW नहीं होता है WTO, WTO का पूरा नाम। तो इसका हो जाएगा W से वर्ल्ड, T से ट्रांसपोर्ट, O से नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में ORG लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक आता है WHO, तो इसका हो जाएगा W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, ठीक, और O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी से क्वेश्चन बनेगा, WTO और WHO, तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण एकदम मतलब निजी भाव से, एकदम प्रेम से जो होता है काम, उसी को उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण का मतलब होता है नियंत्रण को घटाना। नियंत्रण, मान लो कोई कंपनी है, उस पर नियंत्रण घटा दीजिएगा, मतलब कंट्रोल अपना कम कर दीजिएगा, तब ना वो आगे बढ़ेगी। ना तो एकदम अपने कंट्रोल में सोचिएगा रखे रहें तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। नियंत्रण बढ़ाइएगा तब तो काम ही नहीं करेगा उसमें का कोई भी लोग, शक्ति से प्रेम से काम करवा लीजिए, उसी को उदारीकरण कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निजीकरण का अर्थ है। निजीकरण इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक ना, यानी प्राइवेट कर देना, निजीकरण। तो इसका आंसर होगा बी, निजी क्षेत्र को सौंपना। निजीकरण का अर्थ क्या है, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनी को कोई सामान, मतलब कोई कंपनी ही दे देना, उसी को सौंप देना, तो उसी को कहते हैं निजी क्षेत्र का सौंपना, है ना। सरकारी नियंत्रण नहीं, कर वसूली नहीं, विदेशी व्यापार बंद करना नहीं, इसका अर्थ होता है निजी क्षेत्र को सौंप देना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के अनुसार कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ना सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद पड़ता है, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र MH 2 नंबर पे महाराष्ट्र है क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा एक ही नंबर वाला पूछेगा हमेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, राजस्थान। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी तो सबको याद होना चाहिए, पटना। बिहार की राजधानी पटना और भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल। उद्गम का मतलब होता है ना जहाँ से नदी निकलती है ना, नदी निकलती है, ठीक ना, जहाँ से कोई ना कोई नदी कहीं से ना कहीं से निकलती होगी। तो गंगा नदी निकलती है गोमुख हिमानी से। हिमानी मतलब ग्लेशियर, बर्फ़ का जो टीला होता है वहीं से। तो गोमुख से, गोमुख को इसी को लिख देगा गंगोत्री, याद रखिएगा, इसको क्या लिख देगा, गंगोत्री हिमानी या गोमुख हिमानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानसून की वर्षा किस कारण से होती है। मानसून हमारे देश में आता है यानी बरसात के दिन, तो किस कारण से होता है, तो ये होता है समुद्री हवाओं के कारण से। क्या होता है ना कि मान लो जैसे ये हमारा भारत है, मान लो, ठीक है ना, चलो सही बना देता हूँ। ऐसे मान लो ये मेरा भारत है, तो ये जो इस पे धूप पड़ता है ना, तो ये सारे, और इधर पूरा पानी है, ठीक, चारों तरफ। तो क्या होता है कि जब यहाँ धूप पड़ता है तो 12-1 बजे के आसपास पूरी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और इधर से ठंडी हवाएं आ जाती है भरने के लिए इसको। तो ठंडी हवा आएगी तो क्या होगा, सब पानी लेकर आएगा। तो मानसून इसी का आगमन करता है, और समुद्र की तरफ से आ रहा है ना, तो इधर पूरा समुद्र है, तो उसको क्या कहता है, समुद्री हवा के चलते बारिश होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी, मैंने पिछले शायद मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया है ये। काली मिट्टी ना कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है, इसको याद रखिएगा ना, इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचली इकाई कौन सी है। पंचायती राज में सबसे निचली व्यवस्था है ग्राम सभा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा होता है ना, सबसे छोटा यही होता है। इसके बाद इससे बड़ा पंचायत समिति और सबसे बड़ा जिला परिषद। 3 स्तर पर चलता है हमारे गांव में पंचायती राज, एक ग्राम सभा, उससे बड़ा पंचायत समिति, उससे बड़ा जिला परिषद। तो इसको याद रख लीजिएगा, ये शायद मॉडल पेपर में भी मैंने करवाया है। चैनल पे जब जाके पूरा वीडियो पे रुकिएगा तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। कब कोई मतदान यानी वोट कर सकता है, तो 18 वर्ष के उम्र पे माना गया है। 18 वर्ष का जब कोई लड़का या लड़की हो जाए तो वो वोट डाल सकता है। मतदान मतलब वोट करना, है ना, इसको याद रखिएगा। 18 वर्ष पर बालिग और नाबालिग इसी से डिसाइड होता है भारत में। 18 वर्ष का कोई बच्चा हो गया या बच्ची तो उसको बालिग माना। चलो क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, नर लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, चलो इसको सुधार लो। नारा किसने दिया भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। सी यहाँ पे बना लेना, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक ना। इसी में नारा दिया था भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 29 है बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ। बिहार से विभाजन होकर झारखंड अलग राज्य बन गया कब, 2000 में, सन 2000 में। डेट भी याद रख लीजिएगा, 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होके एक नया राज्य बन गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ऐसा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ना एकदम चुन चुन कर लाया गया है, घोल कर पी जाओ इसको, है ना। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 35 दिन का टारगेट रखा हूँ मैं, है ना। 5 जनवरी से 10 फरवरी तक, ठीक, एकदम चुन चुन कर क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक ना। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक ना, ये मेरी गारंटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर डी, इसका आंसर डी, UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। पढ़ाई का नया तरीका इस चैनल पे मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा तब जाकर आपको फ़ायदा दिखेगा। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह, आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ही है कि जो आँख को अच्छा लगे वो अच्छा ही हो। जैसे रावण का लंका पूरा सोने का बना हुआ था, देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसमें रहते कैसे लोग थे, राक्षस, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा दिखे वो अच्छा ही हो। मानता हूँ कि थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी वगैरह मिलता होगा आपको वीडियो में, लेकिन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा हूँ मैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एकदम बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।